हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और रेलवे से लेकर के जितनी भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उसका हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप जो है हमारा इस पहले वीडियो से इसकी स्टार्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेल यानी कोशिका। और कोशिका से पढ़ते हुए पहले सारा बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है पूरा का पूरा साइंस को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सेल के बारे में पहले पढ़ते हैं। या ध्यान से समझिएगा, पूरा बेसिक से कराऊंगा और आपको इसका जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, प्लस इसके साथ साथ जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इन्हीं को हम कोशिका कहते हैं। यानी हमें पूरे जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये छोटी कोशिकाएं रचनात्मक और क्रियात्मक होती हैं। ठीक है ना, आगे जो है याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा। और यानी कि आप एक बात याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहली बार जो है 1665 में कोशिका की खोज करते हैं। इन्होंने निर्जीव वस्तु पे देखा था, जो निर्जीव वस्तु थी उसे कार्क कहते हैं। ये जो है ये कार्क नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओक भी कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले इसको ओक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक 1665 में इसकी खोज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि देखिए रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया था। जैसे मैंने बताया, कार्क जो है, कार्क में ये मरी हुई कोशिकाएं यानी निर्जीव कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। उसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि देखिए जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन आपको एक बात और समझ में आएगी कि सबसे पहली बार 1674 में, यानी 65 में, यानी 1665 के बाद 1674 में एवी ल्यूवेनहॉक आते हैं और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। याद रखिएगा, जीवित कोशिकाओं का कंसेप्ट देने वाले जो हैं वो एवी ल्यूवेनहॉक हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो ये हैं एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो कह रहा है यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी कोशिका जो है एक जीवाणु की होती है, उस जीवाणु को हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्म गैलोसेप्टियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अब याद रखिए जिसे हम प्लेनियोनियम लाइक्स ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी पीपीएलओ भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसकी माप जो होती है वो 0 से 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 0 से 1 माइक्रोमीटर का मतलब अगर 1 माइक्रोमीटर भी है तो 1 गुणे 10 के घात -6, 1 गुणे 10 के घात -6 मीटर है। माइक्रो का मतलब 10 के घात -6 हो जाता है। और कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है लगभग 170 mm इंटू 135 mm की। ठीक है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म में होती है, जो कि 0 से 1 माइक्रोमीटर की होती है। बट वहीं शुतुरमुर्ग की जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, वो उसका माप भी आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है बच्चों, इसको तो हम जानते ही हैं। आगे चलते हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, मतलब ओवम है। जो महिलाओं का ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और पूछे सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। पर यहाँ पे लंबी कोशिका कह रहा था, तब ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर कह रहा है कि 2 जर्मन वैज्ञानिक स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हैं स्वान और स्लाइडेन। ठीक है बच्चों, स्वान और स्लाइडेन जो है ये 1839 और 1838 में कोशिका सिद्धांत देने वाले ये दोनों वैज्ञानिक हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। कोशिकाओं के बारे में कुछ जो सिद्धांत हो सकता है वे सभी देने के लिए काम कौन किया, स्लाइडेन और स्वान ने किया। ठीक है, अब आगे देखेंगे, स्वान जो है ना वो प्राणी शास्त्री थे। ठीक है ना, लेकिन वहीं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। मतलब ये जीव विज्ञान के संबंध में खोज करते थे और ये वनस्पति विज्ञान यानी कि
प्लांट्स के बारे में खोज करते थे, पादपों के बारे में खोज करते थे। तो यानी कि अगर आपको देखना होगा कि कोशिका यानी कि जीवों की कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्वान ने दिया था, वहीं वनस्पतियों की यानी कि पादप कोशिका का जो कंसेप्ट दिया था वो यहाँ पे स्लाइडेन ने दिया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए ज़रा इनके कुछ सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें पहला सिद्धांत ये था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है ना। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सभी जीव कोशिकाओं से बने, सबसे पहली लाइन में ही पढ़ा, ठीक है ना। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है। ये ये जो है कोशिका सिद्धांत है स्लाइडेन और स्वान का, ठीक है ना। कह रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिल करके किसी कार्य को संपन्न करते हैं। यानी कि कोशिका स्वतंत्र होती है बट एक कोशिका कोई काम नहीं कर पाती, बल्कि ये सारे के सारे मिल करके कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती हैं और वो उत्तक मिल करके फिर अंगों का निर्माण करती हैं। इस तरह से जो है कोशिकाएं कार्य करना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और यही केंद्रक जो है कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। यानी कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, कोशिका अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोशिका है अगर, तो उसके बीच में केंद्रक होता है, ठीक है ना। उसके बीच में केंद्रक होगा, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, उसके बीच में ही क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। का देखिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है, सेल्यूलोज से होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, वहीं जो कह सकते हैं जो जीवों की कोशिका होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा कि सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाएगा पादप कोशिका में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। कह रहा कि पादप कोशिका में रसघानी पाई जाती है, पादप कोशिका में रसघानी पाई जाती है। ये क्या है रसघानी, आगे हम चलेंगे, एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिका भोजन मंड के रूप में संचित करते हैं, वहीं जंतु कोशिका भोजन को जो है ग्लाइकोजन के रूप में करता है, ठीक है, संचित। तो आइए यहाँ पे पादपों के बारे में जान ले। अब जो है थोड़ा सा हम लोग जंतु कोशिका के बारे में भी जानने का प्रयत्न करेंगे, एनिमल सेल के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो कह रहा है कि देखिए इसका निर्माण, इसमें जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में भी पाई जाती है, बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली केवल पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है पादप वाले में। और ये कोशिका झिल्ली अर्धपारेगम में होती है। अर्धपारेगम का मतलब कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने नहीं देती है, इसलिए इसे अर्धपारेगम में कहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ऊपर ही बता दिया। लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या है आगे पढ़ेंगे हम, इसका पूरा हम लोगों ने एक एक टॉपिक दिखाया है कोशिकांगों के बारे में, ठीक है। सेंट्रियोल भी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, सेंट्रियोल भी पाया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए जंतु कोशिका में रसघानी होती है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे जंतु कोशिका में रसघानी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे जो है ना ये दोनों चीज़ें एक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे दो अलग पॉइंट्स में हो गए हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिखते समय जंतु कोशिका में रसघानी नहीं पाई जाती, लेकिन वहीं पादप कोशिका में हमने ऊपर देखा पाई जाती है। हमने देखा कि जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित रहता है, ठीक है ना, लेकिन पौधों में ये स्टार्च के रूप में रहता है। याद रखिएगा स्टार्च के रूप में पौधों में रहता है, मंड के रूप में रहता है, ठीक है बच्चों। कोशिका की संरचना देखते हैं, आखिर कोशिका में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कोशिका भित्ति की, जो कि मैंने अभी बताया ये सेल्यूलोज का बना होता है, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यह कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जंतु कोशिका चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक व अर्धपारेगम झिल्ली से घिरा होता है, जो कि अभी हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका की जो चारों तरफ ये झिल्ली आप देख रहे हैं, ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं बच्चों, ये इसी को कहते हैं अर्धपारेगम में झिल्ली, ठीक है ना, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है
कि देखिए कोशिका झिल्ली बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत जो है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं जो कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, इसमें 3 लेयर हैं। कोशिका झिल्ली में भी 3 लेयर हैं, ठीक है ना। कि ये जो बाहर और अंदर की जो अंदर और बाहर की जो लेयर्स हैं बेटा, इन लेयर को जो है प्रोटीन के द्वारा बनी होती है ये लेयर, लेकिन जो बीच वाली लेयर होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना, क्योंकि यह अर्धपारगम्य है कि इसको बाहर भेजना है, किसको बाहर नहीं भेजना है। ये इसके अर्धपारगम्य प्रॉपर्टी यानी कि सेमी परमेबल से जो है यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी व लसलसा वजन युक्त क्या होता है, द्रव होता है। याद रखिएगा, पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीव द्रव्य कहते हैं। या जीव द्रव्य जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में क्या है, केंद्र। तो हमने भी देखा यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था। तो यहाँ पे देखा कि जो जीव द्रव्य होते हैं वो होता है, एक होता है आपका कोशिका द्रव्य और एक होता है आपका केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका जो है, ये आपका पूरी तरह से जो है कोशिका है, तो कोशिका के बीच में ये केंद्रक होता है। तो कोशिका के बाहर इसमें द्रव्य भरे होते हैं, कुछ लिक्विड भरा होता है, और आप देखेंगे तो इस केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरा होता है, और यही दोनों जो होते हैं वो जीव द्रव्य कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र दे भी दिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने एक चित्र दे भी दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको जंतु कोशिका का चित्र है, ठीक है। जंतु कोशिका के आप देख रहे होंगे जो केंद्र के अंदर, ये जो केंद्र आपको दिख रहा है बच्चों, ये केंद्र है आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये जो बाहर द्रव्य भरा हुआ है बच्चों, इस बाहर जो छोटे छोटे द्रव्य भरे होते हैं, मतलब लिक्विड भरा होता है जो बाहर, ये लिक्विड इसलिए भरा होता है ताकि इसके सभी कोशिकांग आपस में टकराएं ना, ठीक है बच्चों। क्योंकि पानी के अंदर बर्तन आप लड़ाने का प्रयास करोगे तो लड़ेंगे नहीं, तो इसी प्रकार से ये टकराएं ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा जीव द्रव्य रहता है। उसके और भी काम है, मैंने केवल आपको एक बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिख रही हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, मेम्ब्रेन है, जो अभी मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, कोशिका झिल्ली ये बाहर वाली हिस्सा, ठीक है ना। ये गाल्जी बॉडी है, आपको दिख रहा है। ये चीज़ें जो है एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आइए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा केंद्रक जो है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं इन तीनों को। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लेता है डीएनए का नाम, ठीक है ना। तो डीएनए का नाम क्या होगा, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोजोम कहते हैं। ये तीनों जो है केंद्रक में हमें मिल जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। केंद्रक पूरी कोशिकाओं को गति प्रदान करता है और संचालित करता है, नियंत्रित रखता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कह रहा है इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कोशिका का एक चित्र था, ये है आपके पादप कोशिका का चित्र, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा के भी लिखा है, ठीक है ना। यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1880-90 में से अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। याद रखिएगा, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंड ने 1898 में रखा था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो सी बेंड ने दिया था। वहीं कोलिकर ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार या सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभरों कह रहा है देखिए, इसमें जो है ना, ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इसमें उभार होता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके जो है एनर्जी बनाती है। इसलिए इसे जो है इसे ऊर्जा घर कहा जाता है कोशिका का, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये ऊर्जा जो है एटीपी में बनाती है भोजन का ऑक्सीकरण करके, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे लवक है, प्लास्टिड है बच्चों। लवक क्या होता है, मैंने आपको बताया केवल पादप में ही पाए जाते हैं, ठीक है, पादप कोशिकाओं में सिर्फ मिलते हैं। ये लवक क्या होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कौन कौन से 3 प्रकार हैं इसमें। कह रहा है पहला है हरित लवक। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसी कारण जो है पत्तियां या पौधों के कुछ भाग जो है हमें हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। अवर्णी लवक, ठीक है ना। लीकोप्लास्ट क्या है, ये रंगहीन लवक होते हैं, यानी कि पौधों के रंगहीन भाग में पाए जाते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाते, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाते वहाँ पे अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में ये स्टार्च के रूप में भोजन क्या करते हैं, भोजन को संचित करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्णी लवक क्या है, ठीक है ना। ये रंगीन लवक होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, नारंगी हो जाता है, या पौधों का जो भी रंगीन भाग है जैसे कि पुष्पों की पंखुड़ियाँ तथा फलों की भित्तियाँ यानी फलों की जो दीवारें हैं वो रंगीन होते हैं, वो होते हैं वर्णी लवक के कारण, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, गाल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं। गाल्जी काय के बारे में देखेंगे तो इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने किया था, ठीक है ना। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिक्टियोसोम किसे कहते हैं तो गाल्जी काय को कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। प्रोटीन और वसा तो होते हैं पर प्रोटीन बनाने वाला जो राइबोसोम है वो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है लाइसोसोम, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसका खोज डी ड्यूक के द्वारा की गई थी। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली के रूप में संरचना होती है। इसके अंदर बीकर पाए जाते हैं और बीकर में जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं, जैविक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। लाइसोसोम में जो बीकर होता है वो विघटनकारी होते हैं, विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। इसे आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जिन कोशिकाओं का विनाश होता है ये एंजाइम होता है इसके अंदर, याद रखिएगा। लाइसोसोम एक थैली होती है कोशिका के अंदर, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं और जैसे ही कोशिका का विनाश होता है तो कोशिका को पचाने के लिए या कोशिका को समाप्त करने के लिए थैली फटती है और इसे एंजाइम बाहर आता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है, जिसे हम कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि राइबोसोम के बारे में ज़रा देख लेते हैं। कह रहा है राइबोसोम क्या है, कह रहा है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि पैलेट ने इसका जो है इसके द्वारा पैलेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर जो सबसे छोटा अंग है ये राइबोसोम ही है। कह रहा है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल वो प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि आरएनए और प्रोटीन से ये बने होते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन बनाने का कार्य यही करता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है, तारक क्या है, यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने की थी, है ना। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है, याद रखिएगा। कोशिका विभाजन जो हमारे बॉडी में होता है उसमें जो है सेंट्रोसोम ही पाया जाता है। ये न्यूरॉन सेल के अंदर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। न्यूरॉन सेल के अंदर ये पाया नहीं जाता, इसीलिए न्यूरॉन सेल जो है कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करते हैं। तो कोशिका विभाजन इसलिए होता है क्योंकि उसमें तारक काय होता है, यानी सेंट्रोसोम होता है, इस वजह से कोशिका विभाजन हो सकता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि प्रत्येक तारक केंद्र एक, कह रहा है देखिए इसमें कह रहा है कि ये, कह रहा है कि जो दो बेल, कह रहा है सॉरी यहाँ पे थे हम लोग। कह रहा है कि ये केंद्रक के समीप पाई जाने वाली संरचना है जो 2 बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होती है, जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोस्फेयर में लिपटे रहता है और सेंट्रोस्फेयर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क जंतु बनाना है, यानी कि क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, इसकी खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी 1882 में, ठीक है ना। ये कह रहा है कि धागे नुमा संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि इसमें जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसके ऊपर जो दानेदार समान संरचना पाई जाती है उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है ना।
गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। यह जानकारी कोड आनुवंशिक कोड के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए होता है। कह रहा है कि ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा या फास्फेट समूह द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध, ठीक है, 11 होते हैं। कह रहा है कि फास्फोडाइएस्टर बंध भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में जो बंध पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कह रहा है कि यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब पिता से बच्चों में, बच्चों के जो बच्चे होंगे उनमें जो है ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है डीएनए ट्रांसफ़र होता रहता है। अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। याद रखिएगा ये आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब हमारे पिता से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। कह रहा है कि इस अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। याद रखिएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, 2 प्यूरीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की चीज़ है। कह रहा है कि एडेनिन, गुआनिन तथा 2 पायरेमेडिन और थाइमिन क्या है आपका साइटोसिन। कह रहा है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2 प्यूरीन होते हैं। 2 प्यूरीन का मतलब 4 नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं ना बच्चों, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार में 2 प्यूरीन होते हैं। एक होता है उसमें 2 में से एक प्यूरीन होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन, ठीक है ना। 2 पायरेमेडिन होता है जिसमें कि एक थाइमिन होता है और एक होता है आपका साइटोसिन होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कह रहा है कि डीएनए जो होती है ना वो डबल साइक्लिक होती है। डबल साइक्लिक का मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे है ना, तो इधर से भी रहेगा, ऐसे रहेगा। ये डीएनए जो है डबल साइक्लिक होती है, द्विरज्जुक होती है, ठीक है ना। और इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ये डबल साइक्लिक खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था और इसी की वजह से इनको जो है 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें डीएनए का व्यास, याद रखिएगा डीएनए का जो व्यास होता है यानी कि जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉन तथा 1 टन की जो लंबाई होती है 24 एंगस्ट्रॉन होती है और प्रत्येक टन में जो है 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एडेनिन और एडेनिन के बाद जो आपका थाइमिन है बच्चों, ठीक है ना, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आते हैं। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जो गलती से जो है डबल दिख रहा है, एक बॉन्ड इधर चला गया है तो आप इसको ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। अब कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। मतलब जो क्षार उसके अंदर है वो क्रम तो उसके अंदर रहना ही है, ठीक है ना। इसी वजह से व्यक्ति जो है कहीं भी पकड़ा जाता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे से नहीं मैच करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उपस्थित क्षार एक निश्चित क्रम में होते हैं। फिर कह रहा है कि उसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं, याद रखिएगा। वगैरह डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज सबसे पहले डॉक्टर एलेक्स जेफ्रेज के द्वारा की गई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है, ठीक है ना, याद रखिए डॉक्टर लालजी सिंह को। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट जो संस्था है हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में, लखनऊ में है, इत्यादि स्थानों पे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट दिए हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स की उपयोगिता क्या है, कह रहा अपराधियों का पता लगाने में, खोए माता पिता के संतानों का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवंशिक रोग के इलाज में और पराजीवी फसल के निर्माण में, ठीक है ना। आगे चलते हैं जो कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं। कह रहा यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, कुछ विषाणुओं का ही, याद रखिएगा। हमारे शरीर में डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है, याद रखिएगा। डीएनए को कोड करके उन सूचनाओं को आगे भेजने का कार्य जो है आरएनए का होता है, ये समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। का इन सूचनाओं से हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इस अम्ल में राइबोज शर्करा व 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। मतलब वही सारे होते हैं जो कि अभी हमने ऊपर जो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पढ़ा था वही होते हैं। बस याद आपको ये रखना है कि डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह पे यूरेसिल नामक क्षार होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल नामक क्षार होता है, बाकी सब प्रोसेस वही होता है। कह रहा है कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं।
दूसरे जैविक अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए कह रहा है, देखिए प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को कम से कम 20 एमिनो एसिड चाहिए। कितने एमिनो एसिड चाहिए? 20 एमिनो एसिड। और उसमें से 10 एमिनो एसिड जो है राइबोसोम को शरीर के अंदर से मिल जाते हैं। बाकी 10 जो एमिनो एसिड हैं वो जो है शरीर के बाहर से जो है वो राइबोसोम को लेना पड़ता है। पर राइबोसोम जाके उस चीज़ को नहीं लेता है। यहाँ पे उसको पकड़ने का, एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाने का काम जो है वो एमआरएनए करता है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे जो है टीआरएनए यहाँ पे दे रहा है आपको, ट्रांसफ़र आरएनए, वो एमिनो एसिड को ढूंढ करके राइबोसोम तक पहुँचाता है, जिसको जो है प्रोटीन बनाना है एमिनो एसिड से, ठीक है ना। अब अगला क्या है? आरएनए, जिसको जो है राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये राइबोसोम पर ही पाए जाते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम का मदद करते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। कह रहा है कि जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज, यानी ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं इनकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में की थी। और गुणसूत्रों को आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है, यानी कि गुणसूत्र ही जो है वो आनुवंशिक के वाहक होते हैं। मतलब गुणसूत्रों से ही पता चलता है कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जीन को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। यानी जो जीन होता है गुणसूत्रों के, यानी कि डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे दानेदार संरचना होती है वो जीन होती है। इसे ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। यह गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। किसी भी जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जिससे हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं। यानी कि कुछ जीवों की बात यहाँ पे करेंगे तो जैसे कि मनुष्य है, तो यहाँ पे मनुष्य में 46 ठो गुणसूत्र होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो मनुष्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेल सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं XY के रूप में होते हैं और फीमेल में XX के रूप में होते हैं, ठीक है ना। यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है ना। 23 जोड़ी में 23 ठो क्या होता है? X होता है, 23 ठो Y होता है पुरुषों में। लेकिन 23 जो होते हैं, X भी 23 और X भी 23, मतलब महिलाओं में टोटल 46 जो है ना वो आपके X ही पाए जाते हैं। यानी अगर X और X, पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो यहाँ पे लड़की होती है। पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो यहाँ पे लड़का होता है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसकी खोज पोर्टर ने की थी, है ना। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग, कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है और सबसे बड़ा अंग जो है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक चिकनी सतह होती है, एक प्लेन सतह होती है। एक प्लेन सतह होती है और एक खुरदरी सतह होती है। खुरदरी सतह कुछ ऐसे होती है, दानेदार संरचनाएं होती हैं उसके ऊपर, और यही जो दानेदार है वही क्या है? राइबोसोम है, याद रखिएगा। यही क्या है? राइबोसोम होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इसका काम क्या? यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक से भरे द्रव के जाल के समान फैली होती है। यह जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बनी होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका कार्य जो होता है ना, वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इसे ER कहते हैं। कह रहा है कि देखिए स्मूथ का मतलब ये होता है कि मैंने अभी बताया ना कि जो इसके सतह होते हैं एक प्लेन सतह होती है, पूरी की पूरी सतह जो होती है प्लेन होती है, तो उसे कहते हैं स्मूथ। इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। जो स्मूथ सतह होती है, जो प्लेन सतह होती है, वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। और अगला कह रहा है रफ ER का मतलब ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीज़ें रफ होती हैं, मतलब खुरदरी होती हैं। अगला इसका पार्ट जो होता है वो क्या होता है? खुरदरी सतह होती है। कह रहा है कि इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और आखिरी वाला यहाँ पे बच जाता है आपका वैकुल, यानी कि रसघानी। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। रसगानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो कोशिका के सभी अंगों को हमने यहाँ पे एक एक करके देखा है, ठीक है ना। यदि आपको इसका PDF चाहिए, इस पूरे सीरीज़ का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसका, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।